हेलो एवरीवन, आप सभी का गोला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम उत्तराखंड इकॉनमी देख रहे हैं। उत्तराखंड इकॉनमी में हमने बहुत सारे पार्ट्स देख लिए हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देखेंगे। फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपके लिए एक कोर्स भी है जो कि आप ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर की फोर्स आई है उसके लिए रिगार्डिंग है। ओके, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज जो मैं कराने वाली हूँ वो इन्फ्लेशन, जो कि आपका चैप्टर 4 सर्वे। अब ये बताइए कि हम सर्वे और बजट से क्यों आपको करा रहे हैं, क्योंकि बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर आपको रिसेंटली बजट और सर्वे से आता है। ओके, इसका इंट्रोडक्शन हमने फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको कराया था उसमें दे दिया है, उसको देखेंगे फिर इसको आएंगे। राइट, सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो आज जो मैं टॉपिक कराने वाली स्टूडेंट वो है आपका चैप्टर अध्याय 4 है प्राइस मूवमेंट, जिसको इन्फ्लेशन और मुद्रास्फीति बोलते हैं। राइट, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब आपसे पूछेगा कोई इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति, या नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें महंगाई क्या है। तो देखिए, महंगाई क्या होता है जब कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार प्राइस का बढ़ना और वो किसी एक गुड का नहीं, बास्केट ऑफ गुड का प्राइस इंक्रीज होना, उसको बोलते हैं क्या, इन्फ्लेशन। ओके, लगातार इंक्रीज हो रहा है और हर एक गुड्स की, जो हर एक कमोडिटी है उनकी प्राइस राइज हो रहा है, तो हम उसको इन्फ्लेशन बोलेंगे। तो जनरल प्राइस लेवल जो इंक्रीज होता है कॉन्टिन्यूअस, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। ओके, लगातार। अब इसको डिटेल में और भी बहुत कुछ होता है, थोड़ा सा मैं और बताती हूँ होता क्यों है इन्फ्लेशन। क्योंकि डिमांड ज्यादा हो जाता है सप्लाई से और मनी सप्लाई ज्यादा हो जाता है, जिनकी वजह से परचेजिंग पावर कम हो जाती है, मतलब वैल्यू ऑफ करेंसी कम हो जाती है। ऐसे कैसे? अब आप सुनते होंगे कि पहले के जो लोग हैं वो बोलते हैं हमारे टाइम पे तो 100 रुपए की बहुत चीजें आ जाती थी, अब तो कुछ भी नहीं आता। इट मीन्स पहले बहुत चीजें वैल्यू 100 रुपए की वैल्यू थी, बहुत चीजें आ जाती थी, अब 100 रुपए में क्या ही आता, तो मींस परचेजिंग पावर कम हो जाती है। राइट, तो इस प्रकार से इसको हम बेसिक में अपनी क्लास के जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें हम करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताती हूँ। अब देखिए, अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। इन्फ्लेशन बोल रहे हो तो कुछ मेजर होना चाहिए ना। अब देखिए, कभी भी अगर इन्फ्लेशन 2 to 6% होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, सही है। इतना परसेंटेज इकोनॉमी में होना चाहिए क्योंकि इससे रिटर्न भी तो आता है। तो रेंज 2 to 6% होगा तो सही है इकोनॉमी के लिए। अबव 6% हो जाता है तो इकोनॉमी के लिए क्या है, ये खतरा है। ओके, इकोनॉमी के लिए ये अच्छा नहीं है, डेंजरस है। तो देखिए, एक गुड होता है स्टूडेंट, पास होता है। आप यहाँ पे देखिए, पास होता है। एक गुड होता है होलसेलर से मैन्युफैक्चर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। जो मैन्युफैक्चर और होलसेलर से वहां पे पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, होलसेलर से रिटेलर डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और रिटेलर से सीपीआई। ओके, तो ये है, ये मेजर किया जाता है। अभी आप देखोगे कि ये वर्ड आएगा, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। तो पीपीआई क्या होता है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जो कि इन दोनों के बीच में जो प्राइस होता है वो डिसाइड करता है। बट हमारे इंडिया में ये कभी भी नहीं यूज हुआ है। हमारे भारत में डब्ल्यूपीआई और सीपीआई इंक्लूड होता है। डब्ल्यूपीआई भी पहले होता था, अगर अभी की बात करें तो आपको सीपीआई ज्यादा देखने को मिलेगा। राइट, 2014 के बाद, 2014 के बाद आपको सीपीआई जो इन्फ्लेशन है वो सीपीआई पे मेजर किया जाता है, क्योंकि रियल परचेजिंग पावर इस टाइम पे पता चलती है। ओके, चले देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो हमने ये देख लिया कंसिस्टेंट। अब देखिए, मैंने आपको बताया सीपीआई डब्ल्यूपीआई, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये होता है। ओके, ये मीनिंग है रिटेल इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोलते हैं सीपीआई को। ये क्या होता है, यहाँ पे होलसेलर की प्राइस होती है, इसीलिए इसको इतना महत्व नहीं दिया गया। ओके, चले तो थोड़ा सा डिफरेंस में और अच्छे से बता देती हूँ। डब्ल्यूपीआई को कैलकुलेट कौन करता है आपको पता होना चाहिए,
ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर और मिनिस्ट्री की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। सीपीआई एनएसओ कैलकुलेट करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सीपीआई में क्या माफ कीजिएगा, डब्ल्यूपीआई में क्या होता था, सिर्फ गुड्स होते थे। तो अब गुड्स तो नहीं है, सर्विसेज की भी तो प्राइस कैलकुलेट होनी चाहिए, इसीलिए गुड्स एंड सर्विसेज क्या आ गया, सीपीआई में आ गया। अब आइटम की बात करें तो 700 में 3, ऐसे याद रखिएगा, 700 में 3 का 697, एंड इसमें आप याद रखिएगा अर्बन में 460 आइटम्स होते हैं, इसमें 12 माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो 448 रूरल आइटम है। ऑब्वियस है, अर्बन में ज्यादा होगा, रूरल में कम होगा। अगर बेस प्राइस की बात करें तो 11-12 बेस प्राइस और 12 जो है सीपीआई में। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप देखोगे भी कि बजट में भी है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है इन्फ्लेशन, क्या होता है और किस पे मेजर किया जाता है। हमारे भारत में डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई यूज किया जाता है। ओके, चले नेक्स्ट देखेंगे हम। तो देखिए, अब यहाँ से आपके सर्वे, उत्तराखंड सर्वे से ये स्क्रीनशॉट लिया गया है। तो देखिए, सब डब्ल्यूपीआई में नॉर्मली 3 आइटम्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, प्राइमरी गुड्स। ओके, प्राइमरी में फूड्स एंड नॉन फूड्स आ जाते हैं, फ्यूल्स हो जाते हैं। तो 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 आइटम्स, देखिए 3 आइटम्स होते हैं। सीपीआई की बताए तो आधार वर्ष मैंने आपको बताया 2012 है। ओके, 2012, लेकिन बोला जा रहा है कि 17 और 18 होगा, लेकिन फिलहाल क्या है 12। और बोला कितना जा रहा है कि आधार वर्ष, जो बेस ईयर है, जो मेजर, मतलब कहीं से तो आप कंपेयर करोगे। वो जो दादी नानी बोलते थी हमारे टाइम, तो उन्होंने कंपेयर तो किया है ना कहीं से, तो उसके लिए भी कंपैरिजन होता है। तो आधार वर्ष बेस प्राइस क्या होता है स्टूडेंट, 2012 है। तो 17 और 18 बोला जा रहा है, अभी तक कोई इसका कंफर्म नहीं। ओके, कुल कितने हैं इसमें सीपीआई में, ये देखिएगा कुल कितने आइटम्स है, 74। ओके, जिसमें से 74 ग्रामीण है और 40 नागरीय है। ओके, ये याद रखें। ओके, तो इस प्रकार से आपने ये थोड़ा सा चीज याद रखना है, 2012, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो डब्ल्यूपीआई पे होता है, यहाँ पे इन्फ्लेशन की बात बताई गई, जो मैंने आपको बताया, ये आपका स्क्रीनशॉट है। ओके, फिर यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो बोला गया, अप्रैल 2014 से क्या होता है, सीपीआई पे ज्यादा हम फोकस करते हैं। ओके, और देखिए अभी और देखते हैं क्या है। तो देखिए, आप जो न्यूज़पेपर में आप बोलोगे मैम जो न्यूज़पेपर में होता है वो क्या होता है, तो सीपीआईसी आता है। सीपीआईसी मतलब कंबाइंड, रूरल प्लस अर्बन। ओके, कंबाइंड आता है। तो सीपीआई क्या होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड आता है। अब यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे कितने कितने परसेंटेज है। डब्ल्यूपीआई में 3 आइटम्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर, फ्यूल्स और आपका प्राइमरी आइटम्स। ओके, ये होते हैं 3। ओके, नेक्स्ट आपका क्या होगा, सीपीआई में बेसिकली आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है, क्या होते हैं रियल, मतलब रियल परचेजिंग पावर इसमें पता चलता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 45 जो खाद होते हैं उसका 45, मतलब 100 में से 45% खाद को दिया गया है, फूड आइटम को। फिर तंबाकू और जो दिया गया है 2.38% दिया गया है। उसके बाद कपड़े और जूते को 6.53% दिया गया है। आवास, रहने वाला घर, उसको 10%, 10.7% दिया गया। ईंधन और प्रकाश, इलेक्ट्रिसिटी दिया गया, फ्यूल को दिया गया 6.84%। एंड अन्य अदर्स कितना दिया है आपको, 28%। तो अब इसमें से आपसे पूछेंगे सबसे ज्यादा वेटेज मतलब परसेंटेज किसका है, तो खाद का है। ओके, खाद का है, एक मिनट, खाद का क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं 45.86% खाद, फूड आइटम का। और सबसे कम अगर हम बात करें तो तंबाकू। ओके, तंबाकू जो है, पान, टबैको जो होते हैं, उनको सबसे वेटेज कम दिया गया है, 2.38% दिया गया, इससे पूछेंगे। ओके, तो ये सीपीआई हो गया। ये इंपॉर्टेंट थे जो कि चैप्टर 4 से आपने पढ़ना। ओके, अगर हम देखें इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन देखें तो इंडिया का अगर आप देखेंगे तो 574% है दिसंबर
दिसंबर, ओके, दिसंबर के अकॉर्डिंग। और अगर उत्तराखंड 2022 की देखें तो 6.31% है। ये पूछेंगे कि सीपीआई उत्तराखंड का और इंडिया का कितना है अकॉर्डिंग टू दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग, ओके। तो इस प्रकार से आपने याद रखना है। थोड़ी सी हमने थ्योरी कर ली, डिटेल आप स्टैटिक पोर्शन में करेंगे। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन, ताकि ये सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई अगर आपको बेस नहीं स्ट्रांग है तो ये याद रखिएगा। तो डब्ल्यूपीआई में क्या होता है, होलसेलर और रिटेलर के बीच में जो प्राइस होते हैं वो डिसाइड किया जाता है, ओके। इसमें 3 आइटम होते हैं, इसका वेटेज दिया जाता है। मेनली आपने सीपीआई को याद रखना है, 2014 से सीपीआई आता है, जिसका आधार वर्ष पहले भी बताया 2014 है, जो कि चेंज करने वाले हैं 2017 और 18। और ये आइटम्स याद रखिएगा, सबसे ज्यादा वेटेज 100 में से किसको मिला है और सबसे कम किसको मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या कैलकुलेट होता है, सीपीआई कंबाइंड जो आता है न्यूज़पेपर में देखते हो कि इतना सीपीआई होगा, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइन भी क्या होता है, अर्बन एंड रूरल, ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, ये देख लिया। तो हमने चैप्टर 4 में ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि मैंने आपको नोट कराया। चलिए नेक्स्ट चैप्टर 5 में आपका है एग्रीकल्चर, शुगर कैन और हॉर्टिकल्चर। इसमें भी देखते हैं एग्रीकल्चर। अब मैंने स्टार्टिंग में प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल्चर को डिफाइन किया था, तो उस पार्ट को भी आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर का जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है। जीडीपी नहीं बोलेंगे, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब अगर उत्तराखंड की जीडीपी, मतलब उत्तराखंड की इनकम में कितना कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर का, तो होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके। ये मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से कराया, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले उसको देखेंगे। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, इससे रिलेटेड योजनाएं भी है जो कि मैं आपको योजनाएं के चैप्टर में कराऊंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कृषि जोते के बारे में, ओके। तो कृषि जोते में अगर हम देखें सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस 15 और 16, अभी जो है 10वां एग्रीकल्चर सेंसस चल रहा है, 11वां आना है स्टूडेंट, 11 सेंसस, वो अभी आया नहीं है। जब आएगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और 10th एग्रीकल्चर सेंसस भी आपने पढ़ना है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर इस उत्तराखंड में देखें कृषि जोते अकॉर्डिंग टू सेंसस 15-16, तो देखिए कुल जोते कितने हैं, मतलब जो है उत्तराखंड में कितने हैं जोते, तो यहाँ पे याद रखिएगा 881305, ओके। तो यहाँ पे हो गया 8,81,305 इतने जोते हैं, ओके, ये याद रखिएगा। अब वहां पे अगर आप सेंसस देखेंगे स्टूडेंट, तो वहां पे देखेंगे कि कितने लोगों के पास कितना लैंड है, मतलब होल्डिंग कितना है, माइक्रो कितना, मार्जिनल कितना है, स्मॉल कितना है, मीडियम कितना है, लार्ज कितना है। तो उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में क्या है, सीमांत जो है, कितना जो सीमांत है उनके पास, वो उनकी इतनी संख्या है और इतना उनके पास क्षेत्रफल है सीमांत में। अगर लघु की बात करें तो इससे इतना अंक का संख्या है और इतना क्षेत्रफल है, ये याद रखिएगा। मतलब कि सीमांत और लघु ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा है। अगर आप यूनियन का भी देखेंगे तो उसमें भी क्या है, मार्जिनल और स्मॉल ज्यादा है। तो उत्तराखंड में भी अगर बात करें तो जो सीमांत और लघु हैं वो भी उनका संख्या याद रखिएगा और क्षेत्रफल याद रखिएगा, ओके। अगर हम एज कंपेयर टू अदर देखें, मतलब कि लार्ज, अगर मीडियम की बात करें, तो जो दोनों लघु और सीमांत को मिला के, लघु एंड सीमांत को मिला के 91.67% संख्या है और 65.52 क्षेत्रफल है, ओके। ये है, अगर दोनों को कंबाइन कर दे, लघु को भी कंबाइन कर दे और सीमांत को कंबाइन कर दे, तो सबका अलग जो भी परसेंटेज है उतना कितना है, ओके, इस प्रकार से। तो आपने याद रखना है एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर इसमें इंक्लूड क्या होता है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है। अब इसमें जो चीज याद रखनी है आपने, ये चीज ही याद रखनी है
कि कितना अकॉर्डिंग टू कितना जोते हैं, कितना सीमांत है और कितना लघु है। ओके, अब देखिए कि इस जोते में कितना प्रोडक्शन होता है, किस चीज की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है, राइट। तो क्षेत्रफल में अगर बात करें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसकी होती है, कौन सा फसल उगाए जाते हैं, तो गेहूं सबसे ज्यादा, उसके बाद धान सबसे ज्यादा उत्तराखंड में। ओके, गेहूं सबसे ज्यादा हुआ जाता है। अन्य फसलों की बात करें तो 2% और चारा जो है 3%। नो, फर्स्ट 3 और लास्ट 3 आपने याद करके जाना है, ये बहुत है। सबसे ज्यादा कौन सा है ये आपसे पूछ सकते हैं। तो एग्रीकल्चर में हमने ये देख लिया, अब हम चलेंगे एनिमल हस्बेंड्री। तो देखिए जो प्राइमरी सेक्टर होता है स्टूडेंट, जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो एक एग्रीकल्चर सेक्टर होता है प्लस आपका अलाइड सेक्टर होता है, अलाइड सेक्टर। ओके, अलाइड सेक्टर होता है, 2 सेक्टर होते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी एंड फिशिंग की बात करें, इसमें क्या क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर में लेके आई हूँ। तो देखिए, सबसे पहले नेशनल डिजिटल लाइफ स्टॉक मिशन जो लेके आया गया है, ये कब लाया गया, ये अप्रैल 2021 को लाया गया है। यहाँ पे स्टूडेंट इस मिशन का क्या है कि किस लिए बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे जो एनिमल होंगे, एनिमल का डिजिटल डाटा लिया जाएगा, उनका हेल्थ, उनकी जो टीकाकरण होती हैं वो सारी क्या होगी, डिजिटल होगी। अब एग्रीकल्चर में तो बहुत कुछ कर रहे हैं गवर्नमेंट, मतलब आजकल अगर आप सर्वे और बजट देखेंगे तो अलाइड सेक्टर में मतलब पशुपालन में भी बहुत ज्यादा गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम बना रही हैं। उसका एक वो है आपका एग्जाम्पल नेशनल डिजिटल लाइफ स्टॉक मिशन। सब कुछ डिजिटल होगा, उनकी हेल्थ, उनकी कितनी प्रोडक्टिविटी है, कितना कंट्रीब्यूशन है, ये सब कुछ नोट किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी, राइट, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनसे कितना आता है, कितना उनका हेल्थ कितना अच्छा है, स्टैंडर्ड। ओके, इन सारे। तो नेटवर्क ऑफ एनिमल प्रोडक्टिविटी हेल्थ, ये जो है इस योजना के तहत लाया जाएगा। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है बाकरो हिमालय गोट मीट, ये है। तो इसमें देखेंगे कि जो भी मीट होती है गोट की, तो वो वैल्यू चेन की तरफ होगा, मतलब कि अगर मीट है तो कैसे सप्लाई होगा, इस योजना के तहत है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा वैल्यू चेन सिस्टम, जो कि 10,000 से ज्यादा भेड़ बकरी पालकों के लिए है, राइट, 10,000 से ज्यादा, जिसमें से 70% जो है वो महिलाएं हैं इन्वॉल्व। वेरी इंपॉर्टेंट, वुमेन एम्पावरमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल है इसमें बाकरो जो हिमालयन गोट मिल्क है, जिसमें से 75% वुमेन इन्वॉल्वमेंट है। ओके, तो यहाँ वैल्यू चेन होगा, मतलब कि सप्लाई कैसे होगी, कहाँ से होगी। अगर देखिए देहरादून दिल्ली में जो नागरिक हैं वहां पे ये बहुत ज्यादा पाया जाता है, मसूरी जो हो गई उसमें बहुत ज्यादा ये पाया जाता है। तो गोट मिल्क के लिए ये लोगो आप देख सकते हैं बाकरो, जो कि वैल्यू चेन सिस्टम, मतलब सप्लाई कैसे हो रही है। ओके, इस प्रकार से चीजें जा रही कहाँ नहीं, और वुमेन एम्पावरमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल है। फिर ये ग्राफ है एक स्टूडेंट, इस ग्राफ में बताया गया है कि दूध की प्रोडक्टिविटी, मिल्क की प्रोडक्टिविटी है वो कितना है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा कौन से ईयर में है। तो अगर हम बात करें तो 2018-19 में सबसे ज्यादा है। ओके, अब देखिए 22 और 23 दिसंबर 2000 इसमें कम है स्टूडेंट। ओके, इसमें कम है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि दूध का या मिल्क का प्रोडक्शन सबसे कौन से ईयर में है और कम से कम है। तो हमने देखा प्राइस क्या है, प्राइस मूवमेंट, WPI CPI देखा। एनिमल में हमने देखा कि एनिमल के लिए कौन कौन सी चीजें लाई गई है, जो इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने आपको कराया। एंड नेक्स्ट हमने देखना एनिमल, जिसमें क्षेत्रफल हमने बात करी कि कितना उनका होना चाहिए, कितना लघु है, कौन से सीमांत है, ये सारी चीजें हमने बात करी। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कुछ इंफॉर्मेशन है आपके लिए, उत्तराखंड जो कि आपको पता ही है वैकेंसी आई है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर की, उसके लिए कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, राइट। 399 में आपको ये कोर्स मिलेगा। ओके, टेस्ट सीरीज आप लेते हैं तो 999 में आपको मिलेगा। यहाँ पे स्टडी मटेरियल और लेक्चर्स मिलेंगे 399 में, और उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा 999 में।
यहाँ पे ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि आप ज्वाइन करें, सारी इंफॉर्मेशन इसी पे आ जाती है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, इस प्रकार से है। कोई भी डाउट होता है इस पर्टिकुलर नंबर पे आप फोन कर सकते हैं और सारी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। आप कोर्स को खरीदने के लिए प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है गोरिल्ला क्लासेस ऐप, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप कोई भी स्टेट से हैं, आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, सारी कोर्सेज आपको गोरिल्ला क्लासेस पे अवेलेबल होगा। ये कुछ गोरिल्ला क्लासेस के रिव्यू हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि अपने ड्रीम को उन्होंने फुलफिल किया है। तो आपको भी कोई प्रॉब्लम होता है कोर्स से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है तो नंबर को जरूर ज्वाइन करें, नंबर कॉल करें, बात करें, डिस्कस करें और अपना जो है इंस्पेक्टर बनने का, रेवेन्यू एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने का सपना पूरा करें। राइट, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बने रहें हमारे साथ।